हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुमुद बर्थवाल, जिनका यूपीएससी 2023 में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और कुमुद बर्थवाल जी की एक बेहतरीन जर्नी रही है। बहुत मेहनत करी है उन्होंने इस मुकाम को पाने में। और इन्होंने बीटेक किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और अब आज हमारे साथ मौजूद हैं कुमुद बर्थवाल जी, तो उनसे जानेंगे किस तरीके से उनका लाइफ का स्ट्रगल रहा और किस तरीके से उनका एक जो पूरी एक जर्नी है, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया लग सके कि सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए एक इंडिविजुअल के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। कुमुद बर्थवाल जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं अप्रैल 2024 में ही, और एक शिक्षक के तौर पे जुड़े। और शिक्षक के तौर पे भी इन्होंने एक बेहतरीन उम्दा कार्य किया है और स्टूडेंट्स का बहुत ज़बरदस्त फीडबैक रहा है कि कुमुद बर्थवाल जी बहुत मेहनती और लगन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो शिक्षक के तौर पे भी इनका एक बहुत सक्सेसफुल एक जर्नी रही है। हर किसी ने इनकी तारीफ़ ही करी है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो कुमुद जी, आपको बहुत बहुत बधाई यूपीएससी 2023 में आपके चयन के लिए। तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक मोटिवेशन, क्योंकि जब यूपीएससी के लिए कहा जाता है कि एक तलवार की धार की तरह है तैयारी करना, तो कई बार जब हम तैयारी करते हैं तो उस जर्नी में हमें ये रियलाइज़ होता है, मतलब अप्स एंड डाउन आते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि शायद हमसे क्या पता ना हो पाए। तो एक पर्सनल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो वो किन चीज़ों ने आपको मोटिवेट करा, या सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर कैसे आया? सर, मोटिवेशन काफ़ी चीज़ों से आता है। तो मेरे केस में एक तो मेरे फैमिली का सपोर्ट था काफ़ी ज़्यादा, कि मैंने जब उनको बताया कि मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो एक उन्होंने मुझे सपोर्ट किए रखा, तो उससे मुझे मोटिवेशन आया। प्लस सर, इसलिए मुझे मोटिवेशन भी आता रहा क्योंकि जब भी मैं कभी डाउन हो जाता था तो मैं टॉपर स्टॉक्स जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो देखता था। तो उसमें भी मैंने देखा कि उन लोगों को भी काफ़ी डिप्रेशन आता है। तो ये इस एग्ज़ाम में कॉमन है कि आप कई बार लो फील करेंगे, कई बार आपको लगेगा कि शायद आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। और क्योंकि पूरा साल भर लग जाता है एग्ज़ाम प्रोसेस में, तो कई बार जब आप मेहनत करते हैं तो आपको एकदम से उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। लेकिन जब आप, तो इसलिए आप लो फील करना एक नेचुरल बात है सर। तो इसीलिए वो एक इशू था। और प्लस मैंने क्या किया था कि मैंने स्टूडेंट लाइब्रेरीज ज्वाइन की थी। तो अगर मैं डाउन फील करता भी था या लेस मोटिवेटेड फील करता था, तो उधर स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाके मैं स्टूडेंट्स को देखता था कि वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो वैसे उससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन आता था सर। ओके। तो अब होता क्या है कि इस जर्नी में जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो एक हमारा डेली रूटीन होता है। तो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं तो डेली रूटीन को भी लेके कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, कितने आवर्स किस चीज़ को देने चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। तो सबका अपना अपना एक डेली रूटीन हो सकता है। तो आपका क्या डेली रूटीन होता था इस तैयारी वाली जर्नी में? सर, मेरा डेली रूटीन बहुत चेंज भी किया है ओवर द टाइम। लेकिन एंड में मेरा ये रूटीन था कि मैं जैसे सुबह उठता था, तो जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपका माइंड काफ़ी फ्रेश रहता है। तो उस टाइम पे मैं कोई उठते ही कुछ चीज़ नहीं पढ़ लेता था। जैसे मुझे याद है कि मैं या तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता था या जैसे एथिक्स पढ़ लेता था आधा एक घंटा ही। और उसके बाद फिर मैं मॉर्निंग में बाकी काम करता था, अपनी मॉर्निंग ड्यूटीज़ जो होती हैं, मतलब नहाना धोना और खाना। लेकिन पहले जैसे ही उठ जाता था मैं, तो आधा एक घंटा में कुछ पढ़ लेता था उठते ही जस्ट। जैसे अराउंड में तो वैसे दिन भर में कितने आवर्स देते थे आप पढ़ाई को? सर, दिन भर में मैं देखूंगा कि पेपर को अलावा मैं अराउंड 6 to 8 आवर्स देता था। 6 to 8 पेपर के अलावा न्यूज़पेपर को कितना टाइम देते थे आप? न्यूज़पेपर को जनरली मैं 1 से 2 घंटे के बीच देता था। वो वेरी करता था। कई बार कुछ दिन मैं नहीं भी पढ़ पाता था न्यूज़पेपर, लेकिन जनरली मैं 1 से 2 घंटा न्यूज़पेपर को देता। उसके अलावा मैं 6 से 8 घंटे देता था। और जैसे न्यूज़पेपर कौन सा आप चूज़ करते थे? सर, मैंने कई टाइम तक हिंदू भी पढ़ा, लेकिन एंड में फिर मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा सर। मोस्टली मैंने अपनी जर्नी में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसका एक्सप्लेन पेज आता है, वो मैंने पढ़ा। उसके एडिटोरियल्स में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं वो भी उसमें मैंने देखा एडिटोरियल्स लिखते हैं, तो वो व्यू भी हमको मिल जाता है गवर्नमेंट का क्या व्यू है। तो इसलिए मैं इंडियन एक्सप्रेस मैंने एंड में। तो कई बार न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम को लेकर स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट कहते हैं, कई स्टूडेंट्स की 3-3 घंटा लगता है, 2-2 घंटा लगता है। तो
आपको क्या लगता है, मतलब क्या कितना टाइम आइडियल टाइम होता है न्यूज़पेपर सर में? स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं तो उनको ये पता नहीं रहता है कि कौन सी न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी न्यूज़ है जो बस एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ओके। तो अगर उनको एक बार ये पता चल गया, चाहे वो ये ऑनलाइन देख सकते हैं या उनके मेंटर्स उनको बता सकते हैं कि आपको सारा पेपर नहीं पढ़ना है, आपको कुछ कुछ न्यूज़ ही पढ़नी है जो आपको एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो अगर आप वो करेंगे तो स्टार्टिंग में फिर भी हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन एक बार आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बन गई तो उसके बाद आपका टाइम काफ़ी वो रिड्यूस हो जाता है। ओके। तो इस जर्नी में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, ठीक है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने कैसे ओवरकम किया? कोई ऐसा है आपके पास एग्जाम्पल? सर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कई बार मैं जैसे एक अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू तक मैं पहुंच गया था, लेकिन उसके अगले ही अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं निकला और फिर मेरा प्री नहीं निकला उसके अगले अटेम्प्ट। ओके। तो कई बार ऐसे डाउन हिल जर्नी भी आती है। ओके। तो उस समय फिर और वो जो टाइम रहता है जिस टाइम में यूथ, तो जैसे आपने पहली बार में मेंस क्लियर किया फर्स्ट टाइम में, आप ये कह रहे हैं? यस सर, मैंने। और सेकंड टाइम में आपका मेंस नहीं निकला और थर्ड टाइम में प्री ही नहीं निकला। तो ये तो मतलब एक तरीके डाउन था, लेकिन चौथी बार में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ, एक अच्छा ये रहा। तो कई बार क्या होता है कि इस जर्नी में ना फिर आदमी टूट जाता है, बोलता है यार कि पहली बार में तो निकल गया था, दूसरी बार में मेंस भी नहीं निकला और तीसरी बार में मेरा प्री तक नहीं निकला। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपने ऊपर वही भरोसा रखना कि मैं क्लियर कर सकता हूँ। यस सर। तो ये कैसे मैनेज करा आपने? सर ये वेराइट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स थे। एक तो वही सर जो मैंने पहले कहा कि पेरेंट्स ने उसमें सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने उसके बाद भी बोला जब मेरा प्री नहीं हुआ कि तुम अगर इससे कुछ और भी करना चाहते हो तो उसमें भी हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, अगर तुम यही कंटिन्यू करना चाहते हो तो भी हमारा सपोर्ट रहेगा। प्लस सर मैंने देखा कि कई और कैंडिडेट्स भी हैं जैसे जिनका लगातार प्री नहीं निकला है और एक अटेम्प्ट में उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। जैसे ऐसे भी एस्पिरेंट है जिनका 3 बार लगातार प्री नहीं निकला और चौथे अटेम्प्ट में वो IAS भी बने। तो ऐसे मैंने जर्नी सुने हुए थे और प्लस मैंने फ्रेंड्स का भी हेल्प लिया था। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कई बार जब वो डाउन होते हैं तो मुझसे बात करते हैं, जब मैं डाउन रहता हूँ तो मैं उनसे बात कॉल करता था। तो ये सारी चीज़ें सर मैं तो मतलब फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट वो कई बार चाहिए होता है इस प्रिपरेशन वाली जर्नी में। यस सर। ठीक है, लेकिन मतलब एस्पिरेंट्स को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि फैमिली सपोर्ट करे, लेकिन साथ ही साथ एस्पिरेंट्स को मतलब ये जो है ना कि ट्रस्ट भी अर्न करना चाहिए पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स को लगना भी चाहिए कि भाई ये एस्पिरेंट जो है ना पढ़ रहा है सच में। तभी कई बार एस्पिरेंट एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट करते रहें, जबकि वो सिंसियरिटी डेडिकेशन कई बार एस्पिरेंट के अंदर नहीं होती। तो ये क्या है कि म्यूचुअल है कि एस्पिरेंट को ना अपने पेरेंट्स का भी ट्रस्ट जीतना है कि मैं सच में तैयारी कर रहा हूँ, सिंसियरिटी वो अपने आप ही अर्न कर लेगा और फिर पेरेंट्स अपने आप ही ट्रस्ट भी करने लगते हैं। तो ये दोनों तरफ वाली जर्नी है, मुझे ऐसा लगता है ना। अच्छा ये बताइए कि स्टडी मटेरियल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि स्टडी मटेरियल क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ये पढ़ना चाहिए और बुक्स इकट्ठा करती रहते हैं और पढ़ते कुछ नहीं है और समझ नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि ये जीके जनरल स्टडीज़ जो है ना, नॉलेज, ये तो एक समंदर है, अब इसमें से कुछ बूंदे ही एग्जाम में आनी है। तो लोग गलत डायरेक्शन में कई बार तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? सर इसमें मैंने ये देखा है कि जितने भी लोग निकले और मैंने भी अपना मटेरियल जो है वो काफ़ी लिमिटेड रखा है। जैसे मोस्टली लोग NCERT से स्कूल स्टार्ट करते हैं, तो वो मैंने भी पढ़ी है NCERT, और उसके बाद जो पर सब्जेक्ट है उसकी एक बुक से ज़्यादा नहीं है। जैसे जनरली जो एस्पिरेंट्स भी बताते हैं कि अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। तो ऐसी कुछ बुक्स हैं वो मेरे को टॉपर कॉपी से, टॉपर टॉक से वगैरह से मिली थी कि आप ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने एक सब्जेक्ट की एक से ज़्यादा बुक्स फिर मैंने अवॉइड किया, और क्योंकि उसमें रिवीजन में भी हेल्प रहता है। और फिर मैंने मैक्सिमम फोकस, एक बार मेरी बुक्स हो गई बेसिक, तो उसके बाद मैंने मैक्सिमम फोकस प्रैक्टिस पे किया सर। ये जो PYQs हैं और प्लस जो मॉक पेपर्स के सोल्यूशन है उनसे मैंने फिर प्रैक्टिस किया। मतलब आपने एक तरीके से मतलब क्वांटिटी पे जोर नहीं दिया, क्वालिटी पे जोर दिया। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स यही गलती करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट की 3-3, 4-4, 5-5 बुक्स लेते रहते हैं, जिससे जो सुना, किसी ने बताया ये वाली बुक अच्छी है, किसी ने बताया ये वाली बुक अच्छी है, बुक्स बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं और एक भी बुक ठीक से नहीं पढ़ते हैं। तो मेनली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी बुक पढ़ें उसी को बार बार रिवाइज़ करें, वो बेहतर तरीके से अगर दिमाग में बैठी भी होंगी तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इतनी सारी बुक्स पढ़ेंगे, सब में लिखने का तरीका अलग होगा,
तो हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में यस अपने आंसर्स को। तो एक्सपीरियंस आप ये ध्यान रखें जब भी तैयारी करें तो स्टडी मटेरियल बुक्स इकट्ठा करने का होड़ ना मचाएं, क्योंकि आजकल रेस लगी हुई है बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने की, ठीक है, और लेकिन पढ़ना कुछ नहीं है। तो लिमिटेड मटेरियल हो लेकिन ढंग से पढ़ना है, बार बार रिविज़न करना है, उस चीज़ पे जोड़ दें। अच्छा, उसके अलावा टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या करते हैं? जैसे कई बार जो बैलेंस रूटीन, जो डेली रूटीन है, पढ़ाई के साथ साथ फैमिली से रिलेटेड इशू हो सकता है, फ्रेंड से रिलेटेड इशू हो सकता है, तो पढ़ाई वो कैसे मैनेज करते हैं? स्ट्रेस के लिए मैंने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं नाइट को, ओके, अगर तो मैं 8 घंटा तो सोता ही सोता था, ओके, तो उससे मैंने देखा कि कई बार जैसे प्रॉब्लम आता है तो उसको हम कामली हैंडल कर पाते हैं। ओके, तो मेरा पहला यही था कि मैं पूरी प्रॉपर स्लीप लूँ। और उसके बाद मेरा सर ये था कि स्ट्रेस मैंने देखा इसलिए भी मुझे आया था बीच में, क्योंकि अगर आप जैसे जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो जो आपके साथ और लोग थे, आपके पेयर्स थे कॉलेज स्कूल में, वो जॉब्स कर रहे हैं, तो वो कई बार उनकी लाइफ बहुत आपको लगेगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे या फेसबुक पे देखेंगे कि वो तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो उससे भी कई बार आपको स्ट्रेस आ सकता है कि यार आप कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं, या आप ये भी देख रहे हैं कि वो किस पोजीशन पे रीच कर गए हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि अपना जो सोशल मीडिया यूसेज था उसको बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्ट किया। मतलब जैसे मैं कई टाइम तक तो मैं जो फ़ोन यूज़ करता था, स्मार्टफोन की जगह बटन वाले फ़ोन यूज़ करता था। और फिर अभी भी मैं जैसे ऐप्स यूज़ करता हूँ तो उसमें ब्लॉकर यूज़ करता हूँ ताकि मैं इंस्टाग्राम वगैरह दिन में ब्राउज ना करूँ। तो एक मैंने ये किया कि अपने सोशल मीडिया यूज़ को थोड़ा लिमिटेड किया, बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर दिया। मतलब अभी भी मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ तो अपने पेरेंट्स के फ़ोन में कई बार कर लेता हूँ अपना अकाउंट खोल के, लेकिन अपने फ़ोन में मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ करता हूँ। और स्लीप में प्रॉपर लेता हूँ। और प्लस मैं मेडिटेशन टेक्निक में सीखा था कुछ वाराणसी में, और मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं वो भी मेडिटेशन करते हैं, तो उससे भी मुझे थोड़ा हेल्प मिलता है कि ये स्ट्रेस वगैरह से मैं ओवरकम करूं। और टाइम मैनेजमेंट के लिए सर मैं ये करता था कि मैं ये फोकस नहीं करता था कि जब तक मैंने कोई चैप्टर 100% नहीं पढ़ दिया तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरा ये फोकस रहता था कि मैं एक वीक में मेरे को ब्रॉडली ये कवर करना है, और उनको मैं ब्रॉडली कवर करने की कोशिश करता था 70-80%। मेरा ये नहीं था कि मुझे परफेक्ट कर देना कोई चैप्टर, लेकिन मुझे इतना कर देना कि अगर इनसे कोई क्वेश्चन आए तो 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स में से एटलीस्ट 7-8 टाइम्स वो क्वेश्चन मेरा हो जाए उस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है। वो जो एक वो बना हुआ है कि 18 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे सोना, yes, और 8 घंटे अपना चाहे मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, फ्रेंड्स के साथ बात करो, ठीक है, या पेरेंट्स के साथ बात करो, वो एक बैलेंस बना के चल सकते हैं। 8-8 घंटे, 24 को 8-8 घंटे, yes, इस तरीके से। yes, मतलब 8 घंटे आप ये कहना चाह रहे हैं आइडियल है पढ़ाई के लिए, अगर क्वालिटी टाइम दिया जाए तो। यस सर, ठीक है। उसके अलावा जो मॉक टेस्ट जैसे आपने दिए होंगे, एक तो होता है प्री के हिसाब से मॉक टेस्ट, ऑब्जेक्टिव उनका एनालिसिस होता है, और मेंस के हिसाब से होता है आंसर राइटिंग वगैरह। तो फिर उसका फीडबैक एनालिसिस वो किस तरीके से चलता था आपका? यस सर, फीडबैक स्टार्टिंग में तो मैं जब कर रहा था तो मेरे एक फ्रेंड भी प्रिपेयर कर रहा था, वो मेंस लिख रहा था, तो वो मुझे आंसर्स क्वेश्चंस भेजता था, कई बार मैं उसको क्वेश्चंस भेजता था, और हम दोनों उस पर आंसर लिखते थे। फिर वो मेरी कॉपी चेक करता था और मैं उसकी कॉपी चेक करता था। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा मेरा चला। बाद में मैंने कुछ टारगेटेड टेस्ट सीरीज भी की जिसमें मुझे वो इवैल्यूएशन करके भेजते थे। ओके, वो मैं टेस्ट यहाँ सेंटर्स हैं वहाँ लिखता था और फिर मुझे वो इवैल्यूएट करते थे। और एंड में मैंने क्या किया, मुझे कई सारी टॉपर्स कॉपीज जो फ्रीली अवेलेबल हैं उनसे मैं देखने लग गया कि वो कैसे आंसर्स लिख रहे हैं, जो खासकर जो टॉप 50 में टॉपर्स हैं उनके आंसर्स में क्या अलग है, मैं उनसे कैसे आंसर्स अलग लिख रहा हूँ। तो उनसे फिर मैंने कंपेयर करके फिर आंसर राइटिंग को वैसे इम्प्रूव किया। और कई सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो मॉक टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस हैं वो मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन भी। तो वो भी मैंने फिर इनकॉर्पोरेट किया कि वो कैसे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, और उनको टॉपर कॉपीज़ के साथ देख के, जो उनकी टॉपर्स की कॉपीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन, उनसे फिर मैंने देखा कि मैं अपने आंसर्स को कैसे बेटर कर सकता हूँ। ओके, तो आपने इंटरव्यूज़ की तैयारी कैसे करी? जैसे आपका मेंस निकल गया, फिर कितने टाइम करी और किस तरीके से करी? क्या अप्रोच रही आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए? सर, इंटरव्यू का पहले तो हमको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है, तो उसमें जो भी चीज़ें हम मेंशन करते हैं स्कूल से लेके, एजुकेशन से लेके, उनके बारे में हमको ब्रीफली प्रिपेयर करना होता है। जैसे मेरी एजुकेशन IIT BHU से हुई, तो वहाँ बनारस के बारे में, BHU के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे प्रिपेयर करना था, IITs के बारे में। और जैसे मैं देहरादून में रहा हूँ, स्कूलिंग है, तो देहरादून के बारे में भी मैंने प्रिपेयर किया।
मेरा बर्थ प्लेस चमोली है, तो चमोली के बारे में भी मुझे प्रिपेयर करना पड़ा। मैं रिलायंस में काम कर चुका हूँ, तो रिलायंस के बारे में मैंने प्रिपेयर किया। तो अपना पूरा डैफ के बारे में मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर करे। मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, उसके बारे में प्रिपेयर करना किया। और उसके बाद मैंने सर मॉक इंटरव्यूज़ लिए अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और प्लस थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। तो वो मॉक इंटरव्यूज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ लिए, मोस्टली वो दिल्ली में मैंने दिए। तो उसमें वो मॉक इंटरव्यूज़ में उनका बहुत नॉमिनल चार्ज रहता है या ऑलमोस्ट फ्री रहते हैं। तो ऐसे मैंने कई सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। ओके, तो ये जो जर्नी रहती है तैयारी की, आपको एक थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा कि सही अप्रोच क्या होती है या किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है। आपने खुद को भी देखा है, आपने उन लोगों को भी देखा है जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो एक कंपैरिजन से ओवरऑल एक निचोड़ होता है। तो आप ना जो एस्पिरेंट्स हैं जो देख रहे हैं ये वीडियो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से करनी चाहिए तैयारी, क्या मैसेज देंगे, पर्सनल मैसेज? सर उनको मैं ये मैसेज दूंगा कि आपको तैयारी राइट डायरेक्शन में अगर करनी है तो आपको सिलेबस और PYQs अपने पास रखने होंगे और उनको पीरियोडिकली रिव्यू करना होगा ऑन अ डेली बेसिस। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वरना कई बार क्या होता है, हमारी तैयारी साइड ट्रैक हो जाती है अगर हम सिलेबस से हट गए और अगर हम PYQs से हट गए, क्योंकि हमको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगने लगती है। और इतना ज़्यादा मटेरियल क्योंकि अब अवेलेबल हो गया ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो उसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बुक्स भी हमको पढ़नी है, बेसिक बुक्स, उसमें भी हमको सिलेक्टिवली पढ़नी है वो बुक्स, उसमें हर चीज़ याद नहीं करनी है। और क्या चीज़ याद करनी है वो हमको PYQs से पता चलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, सिलेबस से। तो अगर वो हम हमेशा अपने साथ रखेंगे तो हमारी तैयारी, एटलीस्ट हमारा जो एफर्ट होगा वो हम गलत डायरेक्शन में ही करेंगे। तो ये मैंने एक चीज़ देखी। और एक बार आपने बेसिक सिलेबस अपना कर दिया है, उसके बाद आपका फोकस प्रैक्टिस पे ज़्यादा होना चाहिए कि आप जितना प्रैक्टिस खुद से कर सके। जैसे प्री के लिए इतने सारे PYQs अवेलेबल हैं, PCS के क्वेश्चन हैं, UPSC के क्वेश्चन हैं, प्लस कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, वो फ्रीली मिल भी जाते हैं ऑनलाइन या एक नॉमिनल चार्ज पे मिल जाते हैं। तो वो आप जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप अपने मटेरियल को लिमिटेड रखिए। और कितना लिमिटेड कैसे रखना है वो आपको टॉपर कॉपीज से, सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। तो ताकि आपकी तैयारी फिर गलत डायरेक्शन में नहीं होगी, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन तो गलत डायरेक्शन में ही तैयारी कर रही होती है। उन्हें एक आइडिया नहीं होता, PYQ नहीं देखते हैं या देखते नहीं है किस तरीके के आंसर्स, जो टॉपर्स कॉपी हैं वो किस तरीके से आंसर्स लिख रहे हैं। वो बस एक रैंडमली बुक्स पढ़ते जा रहे हैं। एग्जाम की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है ना, वो PYQ से पता चलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है। ठीक है, तो सभी एस्पिरेंट्स ये ध्यान रखें कि सिलेबस हमेशा साथ में रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा उसमें रखें, ताकि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में हो। 90% से ज़्यादा लोग सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं करते और बहुत टाइम ले लेते हैं तैयारी करने में। 5-5, 6-6 साल भी हो जाते हैं, 4, और उन्हें सक्सेस मिल नहीं पाती। कई बार 1-2 साल के बाद ही लोग तैयारी छोड़ लेते हैं। तो शुरुआत से ही हमेशा स्टार्टिंग से ही PYQ और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, ताकि टाइम और एनर्जी बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगे आपकी। अच्छा, उसके अलावा कोई कॉमन मिस्टेक क्या करते होंगे एस्पिरेंट्स, गलतियाँ क्या क्या करते होंगे? यस सर, गलतियाँ कई बार ऐसी होती हैं कि वो एक बार चीज़ें पढ़ लेते हैं, उनको वो मल्टीपल रिविजन्स उनका नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये मैंने देखा कि एक बहुत कॉमन एरर है। और दूसरा चीज़ है कि वो कई बार चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जब हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमारी जो लर्निंग होती है वो बहुत पैसिव होती है। लेकिन जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ा, तो वो एक बहुत पैसिव लर्निंग है। अब उसके बाद अगर मैं PYQs पे जाता हूँ और फंडामेंटल राइट्स वाले क्वेश्चंस करता हूँ, उस पर 50 क्वेश्चन लगाता हूँ जो UPSC ने पूछे हुए हैं या किसी PCS ने पूछे हुए हैं, तो उसमें जब मैं गलती करता हूँ तो मैं एक्टिवली सीखता हूँ। और उसके बाद भी फिर मॉक पेपर्स हैं, उनके मैं अगर फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन लगाता हूँ तो मैं और ज़्यादा सीखता हूँ। तो कई बार एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वो पढ़ते हैं दिन भर, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उससे उनका माइंड बहुत एक्टिव स्टेज में नहीं आता है। Okay. और एक वो चीज़ होता है कि उन्होंने वो चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन वो बार बार उसको अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन वो एग्जाम में फिर से गलत कर देंगे। Okay. तो ये मैंने देखा सर, ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स है। ओके, तो जो लाइफ लेसन्स हैं या वैल्यूज़ हैं जो आपकी इस जर्नी में आपने सीखे हैं, जो लाइफ लेसन आपका रहा है, यस सर, ठीक है, या वैल्यूज़ क्या डेवलप करी हैं इन प्रिपरेशन वाले ईयर्स में आपने? सर एक तो है डिसिप्लिन है। मुझे ध्यान है कि जब मैं कॉलेज के लिए, जब मैं IIT के लिए पढ़ रहा था तो उसमें मैंने बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन उसके बाद जब मैं कॉलेज में चला गया था तो वो डिसिप्लिन वाला फेज़ मेरा चला गया था।
तो 3-4 साल मैंने उतना डिसिप्लिन से नहीं रहा मैं, लेकिन जब दोबारा प्रिपरेशन में आया तो मुझे मजबूरी में वो डिसिप्लिन दोबारा से डेवलप करना पड़ा। तो सर एक वो क्वालिटी है, और दूसरी क्वालिटी जो एग्ज़ाम देता है वो है प्रिजर्वेरेंस या पेशेंस। कई बार हम इसमें, क्योंकि पूरा साल तो एग्ज़ाम प्रोसेस में ही लग जाता है, तो उसके लिए आदमी में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। और वो आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको रिजल्ट आएगा उसका 1-1.5 या 2-3 साल बाद भी रिजल्ट आ सकता है। तो इसके लिए जो आदमी ये डेवलप करता है कि पेशेंस उसमें होना चाहिए, और साथ में जब उसको फेलियर मिलता है तो फेलियर को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने के लिए उसमें ह्यूमिलिटी भी होना चाहिए कि ठीक है मैंने एफर्ट किया लेकिन इस बार में सक्सीड नहीं हुआ, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको ह्यूमिलिटी चाहिए, और फिर नेक्स्ट, ताकि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर दोबारा से अच्छे से दे पाए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है जो आदमी थ्रू आउट जर्नी डेवलप करता है। और भी कुछ स्किल्स वो डेवलप करता है, जैसे कम्युनिकेशन एबिलिटी वगैरह। जैसे मॉक इंटरव्यू के टाइम पे मैंने अराउंड 15 to 20 मॉक्स दिए थे। ओके। तो वो मॉक्स होता है, उसमें आपको सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, तो उसमें वो अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी, आर्टिकुलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, स्किल्स वो डेवलप करता है। तो ओके। तो वैसे मतलब डिसिप्लिन की बात करें, नॉर्मली जो एक्सपीरियंस रहते हैं वो 12th तक, जब तक स्कूलिंग रहता है तो डिसिप्लिन्ड रहते हैं। नॉर्मली कोई भी, जितने भी लोग हैं 12th तक पढ़ते हैं तो 12th तक की जर्नी में सब डिसिप्लिन्ड रहते हैं। कॉलेज में जाने के बाद थोड़ा इनडिसिप्लिन आ जाता है लाइफ में, क्योंकि कॉलेज में वो डिसिप्लिन नहीं होता कि इतने बजे 8 बजे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, इतने बजे तक कॉलेज होगा। कॉलेज में कई बार क्लास नहीं दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं। स्कूल में तो है कि क्लास देनी है तो देनी है, तो एक लाइफ डिसिप्लिन्ड लाइफ चलती है। और फिर उसके बाद फिर दोबारा से प्रिपरेशन करना, डिसिप्लिन लाइफ में आना लोगों के लिए बहुत टफ होता है। वैसे आइडियल तरीका प्रिपरेशन का क्या रहता है कि 12th के एकदम बाद, क्योंकि आप डिसिप्लिन के कंसिस्टेंसी में हो, कॉन्टिन्यूएशन में हो, फ्लो में हो, तो उसके बाद शायद मेरे ख्याल से एक आइडियल टाइम रहता है 12th के एकदम बाद कॉलेज के साथ साथ एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, क्योंकि तुम डिसिप्लिन में 12th तक तो हो ही, उसी को आपको कंटिन्यू करना है। बीच में 2-3 साल का ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा शायद मुश्किल होती है। तो शायद इस तरीके का एक्सपीरियंस को ध्यान रखना चाहिए अपनी तैयारी की जर्नी में। तो ग्रेजुएशन के टाइम पर भी आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए, 12th के एकदम बाद भी। तो ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं तो डिसिप्लिन में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग होता है। ठीक है। अच्छा कुमुद जी, आपका अब सिलेक्शन हो गया है फाइनल, तो अब आगे आपका क्या है आइडिया, विज़न क्या है, गोल क्या है, कि कुछ आपने आगे के लिए सोचा है? आगे के लिए मैंने अभी यही सोचा कि जो भी मेरे को सर्विस अलॉट होगी और जहाँ भी मैं ज्वाइन करूँगा, अभी मेरी कोई ज्वाइनिंग नहीं आई है। ओके। लेकिन जहाँ भी ज्वाइनिंग होगी वो मैं काम अच्छे से करूँ, वो अच्छा। डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ, यही अभी तो यही सोचा है। ओके। तो ऑडियंस, हमने आज बात करी कुमुद बर्थवाल जी से, जिनका यूपीएससी 2023 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, और उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ एक आइडिया लगा होगा, एक विज़न क्लियर हुआ होगा कि प्रिपरेशन करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। और आपको कोई भी कुछ भी डाउट होता है किसी भी चीज़ से तो हमारे वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सवालों के जवाब दे सकें जितने ज़्यादा हो सकें। ठीक है। और एक बार फिर हम कुमुद बर्थवाल जी को बधाई देंगे उनके यूपीएससी 2023 में फाइनल सिलेक्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।